गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। रोश पीसीएस क्लासेस की ओर से आज आप लोगों के लिए एक इंस्पायर्ड बातें कही जा रही है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो खाक क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। फ्रेंड्स, इसका मतलब आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि आप लोगों के पास किसी भी तरह का सिचुएशन हो, पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना है। चाहे वह एजुकेशन लाइन हो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर और कोई सामना आपके पास करने के लिए हो, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उसे फेस करें। तो फ्रेंड्स, चूँकि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, तो हम लोग एग्ज़ाम के नज़रिए से ही इस कथन का मतलब निकालेंगे और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखते हैं आज की न्यूज़ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें था फ्रेंड्स, प्लाज्मा थेरेपी स्वास्थ्य केंद्र, म्यूचुअल फंड, सिप्री, फॉर्मूला 1 रेस, उमर अकमल, अंक कार्ड, धनवंतरी योजना, सऊदी अरब और सजाए मौत, जीवन शक्ति योजना और मंगल मिशन। इसे हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल का पूछा हुआ सवाल और उस पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। कल जो क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वह अप्रासंगिक होती जा रही है, इसी पर डिस्कस करना था। तो इस तरह का सवाल अगर आपसे सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर जो देने का तरीका है फ्रेंड्स, वो है कि आपको भारत की आज़ादी से वर्तमान तक सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे निकलना होगा। जैसे हमारा देश भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट का लीडरशिप अमेरिका यानी यूएसए कर रहा था, तो दूसरे का सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कर रहा था। लेकिन इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसने गुटों से बचने के लिए नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन नामक संगठन बनाने का प्रयास किया और आगे चलकर उसे सफलता भी मिली और 1961 में इसकी बैठक होने लगी। लेकिन वर्तमान समय में जब हम देखें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नामक संगठन का यानी नैम संगठन का जो है वह क्या प्रासंगिकता रह जाता है, जब इस नैम संगठन का उद्देश्य ये था कि हमें गुटों से बचना है, यानी फ्री होकर के अपना डिसीजन लेना है, चाहे वह भारत की आंतरिक नीति हो यानी अपने देश की आंतरिक नीति हो या बाहरी नीति वैदेशिक नीति हो। लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि नैम संगठन में जुड़े देश इस संगठन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई देश अमेरिका के साथ गुटबंदी कर रहा है, तो कोई रूस के साथ कर रहा है, तो कोई चीन के साथ कर रहा है। तो इस वजह से हम यह देख पाते हैं कि नैम संगठन अपने उद्देश्य में असफल होता जा रहा है। उसी तरह से हम देखेंगे जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उसके बाद यानी 1990 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनी, जैसे ब्रिक्स बना जिसमें 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसी तरह से क्वाड है, क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है। तो इस तरह से कई संगठन बने, लेकिन ये संगठन भी अपने मकसद में कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स में चूँकि रूस और चाइना जो है वह एक विचारधारा वाला देश है, यानी दोनों के कॉन्सेप्ट मिलते हैं और दोनों में साम्यवादी सरकार चल रही है। इसी बीच में चाइना और इंडिया के बीच मतभेद बना रहता है। अगर इंडिया कोई प्रपोजल को पूरा करना चाहता है तो चाइना उसके विरोध में खड़ा होता है। इस वजह से ब्रिक्स संगठन भी जो है
अपने सफलता की ओर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वाड को देखते हैं। क्वाड में जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तथा जापान है, तो इस संगठन में अमेरिका जो है अपने दादागिरी का प्रयोग करते हुए एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है, जिसका भारत शुरू से विरोध कर रहा है। अमेरिका ने एक बार आवाज उठाया था कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र का नाम बदल करके हिंद पैसिफिक कर दिया जाए, तो उस पर जो है ऑस्ट्रेलिया को तकलीफ हुई कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि क्वाड संस्था भी जो है अपने सदस्यों के बीच तालमेल सही से नहीं बैठा पा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो यूएनओ और डब्ल्यूएचओ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब भारत कश्मीर मुद्दे पर अपने के यहाँ कानून बनाया, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, तो उस पर यूएनओ ने आपत्ति जताई। एनआरसी लागू करना चाह रहा है, एनपीआर लागू करना चाह रहा है, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात किया और इस पर ऐतराज भी जताया। लेकिन वहीं जब अभी चाइना के द्वारा जो कोविड-19 का माहौल पैदा किया गया है, उस पर भारत चाहता है कि यूएनओ कुछ बोले, तो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल इस पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये तो मामला भी हाईलाइटेड है कि अमेरिका ने अपने फंडिंग को रोक दिया है, और छोटी मोटी फंडिंग नहीं थी, 50,000 करोड़ की फंडिंग थी। क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो है अपने काम को सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा था। चाइना के सपोर्ट में उसने कुछ बात की और उसके लिए अमेरिका ने जो है अपना फंडिंग रोका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, चाहे वो यूएनओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, नैम हो, इसी तरह से और कई संगठन हो, ये जो है धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं, क्योंकि इनमें संगठन को लेकर के कोई दिल नहीं है, बल्कि इनको अपने हित को पूरा करना है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो वैश्विक बहुपक्षीय संगठन है वो धीरे धीरे नकारात्मक परिवर्तन से गुजर रहे हैं और अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन का डिस्कशन। अब चलते हैं आज के करंट टॉपिक पर। इसमें देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, भारत का पहला प्लाज्मा थेरेपी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला प्लाज्मा थेरेपी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोला गया है? तो चूंकि फ्रेंड्स प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्ति के ब्लड को लिया जाता है और फिर उस ब्लड के जरिए दूसरे कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जाता है, और यही जो है एक चैन के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। तो इसी को हम लोग प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। और इसके लिए जो पहला स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है वह है लखनऊ में। लखनऊ में एक मेडिकल हॉस्पिटल है जिसका नाम है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। वहीं जो है भारत का पहला प्लाज्मा थेरेपी स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, यानी ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, देश में म्यूचुअल फंड को जीवित करने हेतु आरबीआई ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? देश में म्यूचुअल फंड को जीवित करने हेतु आरबीआई ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो यह है फ्रेंड्स 50,000 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन ए। क्योंकि कल के न्यूज़ में था ये कि म्यूचुअल फंड ने अपनी कई योजनाओं को बंद कर दिया है। कोविड-19 की वजह से उनको लॉस हो रही थी, इस वजह से जनता का पैसा जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी को क्रियाशील करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए की मदद राशि देने की घोषणा की है। तो इसमें समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम लोग को शेयर मार्केट के बारे में जानना होगा, और शेयर मार्केट के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। शेयर मार्केट एक तरह का बाजार है जिसमें कई कंपनी अपनी पूंजी इकट्ठा करने के लिए आती है और फिर उसके बाद पब्लिक से शेयर खरीदती है, यानी पैसे इकट्ठा करती है, और कंपनी को जो प्रॉफिट होती है उस पर अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट देती है। तो शेयर मार्केट में पब्लिक जो है वह चूंकि डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन
इस दौरान क्या होता है कि जो व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं उनको तो प्रॉफिट होता है, और जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में एबीसीडी भी जानकारी नहीं होती है, तो उनको इसमें लॉस हो जाता है। तो इसी लॉस को बचाने के लिए भारत में एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे हम लोग म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। यानी म्यूचुअल फंड भी एक तरह से कहिए तो मार्केट है जिसमें कई तरह की कंपनी आई है, और इसका आने का मकसद ये होता है कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट ना करके इस कंपनी के माध्यम से करें, क्योंकि यह कंपनी जो है एक्सपर्ट लोगों का समूह होता है जिनको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, और इसलिए यहाँ संभावना बनी रहती है कि व्यक्ति को लॉस कम होता है, बिल्कुल ना ही के बराबर होता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड बनाया गया था। यानी अगर शेयर मार्केट में आपको इनडायरेक्ट अपना शेयर खरीदना है, वह आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन दोनों में एक फ़र्क यह है कि शेयर मार्केट में व्यक्ति जहां डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है तो उसमें सारा फायदा जो है उस व्यक्ति को मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसमें कुछ प्रॉफिट कंपनी रखेगी और कुछ प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला पहला देश कौन बना है? हाल ही में विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है फ्रेंड्स यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है सिप्री का, सिप्री जिसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फिर से सुन लें, सिप्री यानी एस से स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, यानी स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने कहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो सैनिक पर खर्च कर रहा है, सेना पर जो खर्च कर रहा है, वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। उसके बाद दूसरा स्थान रखता है चाइना, और तीसरे पोजीशन पे है हमारा प्यारा भारत। वहीं सऊदी अरबिया 5वीं पोजीशन पे चला गया है, जबकि चौथे स्थान पर रूस है। तो यहाँ देख लेते हैं हम सिप्री के बारे में। सिप्री का गठन 1966 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, और इसके अभी वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वह है डैन स्मिथ। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में फॉर्मूला 1 रेस की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? वर्ष 2020 में फॉर्मूला 1 रेस की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो चूंकि अभी कोविड-19 का माहौल है, इस वजह से सारा खेल स्थगित किया जा रहा है, लेकिन अब फॉर्मूला 1 रेस की शुरुआत ऑस्ट्रिया से की जाएगी, यानी ऑप्शन बी। और इस खेल की समाप्ति अबू धाबी में होगी। अबू धाबी यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगी। और देख लेते हैं फॉर्मूला 1 रेस के अध्यक्ष अभी कौन है? वो है चेज कैरी। अगला प्रश्न, विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक का ऋण माफ करने की घोषणा किस संस्था ने की है? विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक का ऋण माफ करने की घोषणा किस संस्था ने की है? तो यह की है अंकटाड ने, ऑप्शन बी। अंकटाड ने कहा है कि चूंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से बिजनेस सही से नहीं हो पा रहा है, व्यापार सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने मतलब विकासशील देशों को यानी गरीब देशों के कर्ज को माफ करने की घोषणा की है। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स अंकटाड के बारे में। तो अंकटाड का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका गठन हुआ था 1964 में, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 195। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दवाओं की होम डिलीवरी हेतु धनवंतरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दवाओं की होम डिलीवरी हेतु धनवंतरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यह है असम गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। असम गवर्नमेंट ने दवाओं को यानी कोरोना वायरस को लेकर के घर पर दवा पहुंचाने का काम शुरू किया है इस योजना के तहत। और इस योजना की विशेषता यह है कि अगर वो दवा
200 रुपये तक है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा की दवा है तो फिर उस पर शुल्क लगेगा, इसलिए न्यूज़ में था। देखते हैं नेक्स्ट। किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली सजाए मौत को समाप्त करने की घोषणा की है? इस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली सजाए मौत को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में हम लोग कल देखे थे कि यहाँ फ्लॉगिंग सिस्टम को भी ख़त्म कर देने की बात कही गई है। फ्लॉगिंग यानी कोड़े मारने का रिवाज जो था वहाँ अब ख़त्म हो जाएगा, और अब जो है नाबालिगों को भी वहाँ सजाए मौत नहीं दी जाएगी। तो अब चूँकि जो है सऊदी अरबिया में पुराने कानून धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और आधुनिकता की तरफ वह अग्रसर हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति की शुरुआत किस राज्य ने की है? महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यह होगा मध्य प्रदेश सरकार, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है ताकि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो सके। और आज के करंट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने अपने किस मिशन का नाम तियानवे-1 रखा है? चीन ने अपने किस मिशन का नाम तियानवे-1 रखा है? तो यह फ्रेंड्स मंगल मिशन। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवे-1 रखा है। और चाइना चूँकि जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है और अंतरिक्ष के मामले में भी उसने अच्छी उपलब्धि हासिल की है, और हाल ही में उसने अपना एक कृत्रिम मून भी बनाया है, आर्टिफिशियल चांद भी बनाया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट्स। अब देखते हैं बिहार से संबंधित कौन कौन से करंट टॉपिक बनते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए सही हो सकते हैं। तो इसमें पहला है, बिहार में वज्रपात से बचने हेतु किस ऐप का निर्माण किया गया है? बिहार में वज्रपात से बचने हेतु किस ऐप का निर्माण किया गया है? क्योंकि हाल ही में वज्रपात आया था और जिस कारण से बिहार में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसी से बचने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है इंद्रबज ऐप। इंद्रबज ऐप, इसके जरिए आपको वज्रपात से संबंधित सूचनाएं दी जाएगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान किस नदी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की बात कही है? फिर से सुने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान किस नदी में ऑक्सीजन बढ़ने की बात कही है? ये होगा फ्रेंड्स गंगा नदी। गंगा नदी में हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है जो जलीय जीव के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, इसलिए न्यूज़ में था। और बिहार से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है? वर्तमान में बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है, यानी डीजीपी कौन है? तो ये होगा ऑप्शन सी, गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे। और इनसे पहले कौन थे? वो थे अभयानंद। और दीपक कुमार जो है इसमें वह बिहार के मुख्य सचिव हैं, और आर के महाजन जो है यह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं। ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल है, लीगेसी वेस्ट क्या होता है? इससे किस प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है? लीगेसी वेस्ट के सुरक्षित निपटान हेतु बायोमाइनिंग तकनीक किस प्रकार सहायक हो सकती है? चर्चा करें। फिर से सुने, लीगेसी वेस्ट क्या होता है? इससे किस प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है? लीगेसी वेस्ट के सुरक्षित निपटान हेतु बायोमाइनिंग तकनीक किस प्रकार सहायक हो सकती है? चर्चा करें। चूँकि यह सवाल जो है मुख्य परीक्षा के लिए है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में और बेहतर से बेहतर आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। और चूँकि हम ऑनलाइन आप लोग से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इस सवाल का आंसर भेजना तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।